हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अब जो आपके टॉपिक स्टार्ट होंगे वो आपके चैप्टर वाइज चलेंगे और टॉपिक के हिसाब से चलेगा। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो आपका पॉलिटी से होगा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर जो सबसे ज़्यादा वेटेज होने वाला है वो आपके आईपीसी का रहेगा। इसके अलावा आपके पॉलिटी के सेक्शन का रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बनेगा एंड ज़्यादातर आपके करंट अफेयर्स के पार्ट रहने वाले हैं। तो हम लोग ज़रा यहाँ पे इसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए करेंगे क्लास की शुरुआत। सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस क्लास के अलावा जो आपके बाकी क्लासेस का शेड्यूल रहता है वो आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये तो क्लास आपका चल ही रहा है सुबह 5 बजे। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स लाइव क्लास जो रहता है दैट इज 6:45 AM सुबह ये क्लास आपका होता है। इसके अलावा आपके 2 क्लासेस और चल रहे हैं। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। इफ़ यू थिंक कि हाँ भाई मुझे स्टैटिक जीके पढ़नी है तो मोस्ट वेलकम टू द क्लास। अगर आपको लगता है कि आप फुली प्रिपेयर्ड हो देन ऑल्सो मोस्ट वेलकम टू द क्लास। टेस्ट दे देना, क्या जा रहा है, रिविजन में कुछ चला थोड़ी ना जाएगा। मतलब रिविजन हो रहा है मैम, अरे मैम रिविजन की क्या जरूरत है। तो जरा क्लास में एक बार से मुंह दिखाई कर लीजिएगा। दोनों क्लासेस आपके लिए अनअकैडमी पे रहते हैं। वैसे यूजुअली अब आपसे कोड नहीं पूछेगा, लेकिन अगर गलती से कोड आपसे पूछ ले फ्री क्लासेस के लिए या स्पेशल क्लासेस के लिए तो यूज अ कोड, आपके सामने मेंशन है, वही पुराना कृति 10 कोड आपको यूज करना है। ठीक है, चलो अच्छा। इसके अलावा जो आपका करंट अफेयर्स का क्लास हो रहा है, आजकल आप देख ही रहे हो, पता नहीं कौन सा वाला स्वैग चल रहा है। अभी आपने 2 पेपर और देखे, चाहे वो हरियाणा का पेपर हो या फिर इसके अलावा 1-2 पेपर अभी और थे, मुझे याद नहीं आ रहा नाम कौन सा वाला था यार। तो उसमें आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आपके इसी क्लास से फंस रहे हैं। तो कभी भी दिन में टाइम निकाल के जब भी आपको समय मिले जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्लास। और अगर क्लास आपका मिस हो जाता है, पीडीएफ भी मिलती है, बट मैं आपको ये प्रेफर करूंगी पीडीएफ से पढ़ने से बेटर है जस्ट गो थ्रू द क्लास, वो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिट लेकर आएगा। ठीक है, चलिए अच्छा। तो करते हैं यहाँ पे सवालों का सिलसिला शुरू। और आपके लिए जो सबसे पहला चैप्टर है, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, लिखा हुआ होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान जब बनाया गया उस टाइम पे कौन कौन से एक्ट आते हैं, कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं, कौन से वाले एक्ट के अंदर क्या चीजें लिखी हुई थी, वो सारी की सारी कवर होंगी आपके इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। तो जरा एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। पहला सवाल, ऑल सेट ना? अरे हाँ यार, एक बार से क्लास के लिंक को जरा लाइक और शेयर भी कर देना, भूल जाते हैं हम ये कहना। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान के अंदर इसमें से कौन सा वाला ऐसा एक्ट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। आप देखिए, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर जो सबसे पहला कानून बनकर आता है वो 1773 में होता है, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया आता है, इसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा को बनाया जाता है 1774 में। दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम यहाँ पे इस एक्ट के बारे में बात करेंगे तो इसका काम ये था कि इंडिया के अंदर उस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी उसको कैसे रेगुलेट करना है। तो सबसे पहला एक्ट ये था, और जो सबसे आखिरी एक्ट आएगा वो है इंडियन काउंसिल एक्ट, और ये एक्ट आता है 1947 में। अब आपसे कहा जा रहा है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं। आंसर आई होप कि अब तक आपने कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए हैं तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, नाउ द पॉइंट, 1935 वाला जो ये एक्ट आपको नजर आ रहा है, ये एक ऐसा एक्ट है जहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैक्सिमम चीजों को जोड़ा गया है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही बन जाता है कि ऐसा कौन सा वाला एक्ट था जहां से मैक्सिमम चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दूसरा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये जो एक्ट है इसको 1978 में किया जाता है। इसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था, इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया जाता है, यानी कि इसको एक लीगल राइट का रूप दे दिया जाता है अंडर आर्टिकल नंबर 300A। ये आर्टिकल आपसे पूछा जाता है, एस्ट्रिक मार्क लगा लीजिएगा, सवाल बनेगा। अगला देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब ये जरा ध्यान से, इसे बोला जाता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। अब इस वाले एक्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो विमेन्स को राइट दिया जाता है यहाँ पे किस चीज का, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का। साथ में जो डायरकी सिस्टम है जिसे हम डुअल गवर्नमेंट भी कहते हैं, वो सिस्टम भी स्टार्ट होता है इसी पर्टिकुलर एक्ट से। अब इसका आंसर तो हो गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब ये हुआ कब था, तो ये होता है जस्ट
इमरजेंसी के बाद यानी कि 1976 में। और इस वाले एक्ट के अंदर मैक्सिमम चीजों को चेंज किया जाता है इंदिरा गांधी जी के द्वारा, क्योंकि टाइम पीरियड देख रहे हो ना, तो इंदिरा गांधी जी ने इसके अंदर मैक्सिमम चेंजेस किए थे, जिसकी वजह से इसको इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सवाल बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला सवाल बच्चों। और हाँ, क्लास अगर थोड़ा ज्यादा लंबा खिंच जाए तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके प्रॉफिट के लिए तो समय तो देना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10 हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो भारत के संविधान के बारे में लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा लिखा हुआ है अनुसूचियां। अनुसूचियों का मतलब क्या होता है? शेड्यूल्स। तो आपको ये चीज पता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 8 शेड्यूल्स थे। उसके बाद में 9th वाला जुड़ा जो जमींदारी सिस्टम के बारे में बताता है, फिर 10th वाला जुड़ा जो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून के बारे में बताता है। उसके बाद में 11th वाला आता है जो पंचायत के बारे में बताएगा, और उसके बाद 12th आता है जो नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बताएगा। तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने हो गए? 12। तो ऑब्वियस सी बात है ये गलत है। अगला, भारत संविधान का राजनीतिक हिस्सा यानी कि जो पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं वो ब्रिटेन से लिए गए। ऑब्वियस सी बात है, पार्लियामेंट्री सिस्टम पूरा ब्रिटेन से आया है। आखिरी वाला लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 368 जो है ये संविधान में संशोधन करने के लिए, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना होगा तो डेफिनेट सी बात है कि ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा, और ये पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इंपॉर्टेंट। चलो यार, बहुत सारे पॉइंट्स उनको बताते जा रहे हैं, मेहरबानी करके हर एक पॉइंट को अपने दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर खिचड़ी पक जाती है और सारी चीजें ऐसा लगता है कि आपके दिमाग से निकल के आके आपके सामने बिखर गई हैं, क्योंकि कानों में आवाज फिर आती रहती है ना, ये तो तुम लोग जानते ही हो। हाँ जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करती है इसमें से उसका फीचर कौन सा नहीं है? नॉट पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। आज भाई इसका आंसर देखते हैं। ऑल ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आइए बात कर लेते हैं। मेजॉरिटी पार्टी पावर, यानी कि कहा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें मेजॉरिटी पार्टी पावर लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि अगर हमें एक पार्टी नहीं अच्छी लगती है तो हम दूसरी पार्टी के साथ में जाएंगे। हमारे यहाँ पे नोटा का प्रोविजन भी दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो वैसे भी नहीं होगा। अगला, प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी होती तो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनके पास में ज्यादा पावर्स नहीं होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, वो एग्जीक्यूटिव हेड्स तो हैं बट उनके पास में आपको ज्यादा पावर देखने को नहीं मिलती। अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो लेजिस्लेचर के अंदर किया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नर को उठा के आप विधानसभा में नहीं बिठा सकते। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव आर रॉन्ग स्टेटमेंट। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। इसमें से कौन सा वाला ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं है? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, सही लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो आपके अधिकार हैं उसके लिए यहाँ पर कुछ कानून बनाए गए हैं जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल नंबर 20 से लेके 22, यार ये गलत लिखा हुआ है, ये तो राइट टू फ्रीडम का हिस्सा है। अगला, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा, यहीं पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो है वो नॉट पूछा गया, तो ये तो इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे जरा इस वाले स्टेटमेंट को पढ़िएगा। इस स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे 2 आर्टिकल लिखे हुए हैं, आर्टिकल नंबर 29 और 30, दोनों आर्टिकल्स दिए गए। बट द पॉइंट इज ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं ये स्पेशली माइनॉरिटीज को दिए जाते हैं। माइनॉरिटीज में कौन कौन आ जाएगा? माइनॉरिटी के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको 6 कम्युनिटी मिलती हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इसके अलावा पारसी, जैन एंड बुद्धिस्ट। ये 6 कैटेगरी को क्या करते हैं? इंडिया में माइनॉरिटी माना जाता है। माइनॉरिटी जो होता है ये लैंग्वेज के बेसिस पे एंड पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया जाता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम होता है, सो बी प्रिपेयर्ड। अगला पॉइंट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
अरे भाई चाइल्ड लेबर याद है ना, तो यहाँ पर इसकी जगह पे आर्टिकल नंबर 23 और 24 अगर लिखा होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बताइए। पार्ट 1 यूनियन टेरिटरी बिल्कुल सही है, पार्ट 2 सिटीजनशिप करेक्ट है, पार्ट 3 डीपीएसपी गलत है, पार्ट नंबर 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिया गया है और डीपीएसपी जो है ये दिया गया है पार्ट नंबर 4 के अंदर। पार्ट नंबर 6 स्टेट गवर्नमेंट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पार्ट नंबर 5 यूनियन गवर्नमेंट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आर्टिकल नंबर 312 पब्लिक सर्विस कमीशन बताता है, अच्छा। आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल बताता है, ओके। आर्टिकल नंबर 112 बजट बताता है, आर्टिकल नंबर 51A फंडामेंटल ड्यूटी बताता है। देखो ये तो करेक्ट है, यहां से याद रखना स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। आज पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो पहले वाले चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना। स्वर्ण सिंह कमेटी, पहले इसमें टोटल 10 ड्यूटी होती थी, बाद में एक जुड़ी है, तो ये तो करेक्ट है, राइट। उसके बाद में इसको हम ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम से भी लिख सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। मनी बिल की डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 110 के अंदर दी गई है, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, सही कहते हो। और यहाँ पे बजट लिखा हुआ है। अब जरा समझना एक बात, कई बार क्या होता है कि बजट शब्द जो है हम उसे बजट बोल तो जाते हैं, बट एक्चुअल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो आर्टिकल आप देख रहे हो 112 वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम यहाँ पे बजट के नाम से जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में लिखा होता है कि कौन सा वाला आर्टिकल ऐसा है जो बजट के बारे में बताता है, और वहां पे ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी दिया होता है। इन केस अगर नन ऑफ दीज दिया हो और साथ में आर्टिकल नंबर 112 भी दिया हो, तो आप आंसर नन ऑफ दीज मार्क करके आएंगे। लेकिन वहां पे नन ऑफ दीज नहीं दिया है और ऑप्शन में 112 लिखा है, उस कंडीशन पे आप आंसर 112 मार्क करोगे, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा था पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ऑब्वियस सी बात है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ऑल इंडिया सर्विसेज यहाँ पर आता है, जिसके अंदर राज्यसभा के पास में ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू द लोकसभा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है, ये बन जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आओ। द आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया भैया, ऑस्ट्रेलिया से आया है। अच्छा, आयरलैंड से याद रखना, डीपीएसपी आपको मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से एक चीज और आई है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, ब्रेटली तो नहीं आया हमारे यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया से चॉकलेट वाला फ्रॉक भी नहीं आया हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे आया है आर्टिकल नंबर 108। ये क्या कहता है, ये ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताता है, यानी कि जो संयुक्त बैठक होती है उसके बारे में आर्टिकल नंबर 108 आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और इसको लिया गया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है तो इसके हेड कौन होते हैं, तो जो स्पीकर होते हैं वो इसको हेड करते हैं, और ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जाता है। इंपॉर्टेंट, ज्वाइंट सिटिंग की बात आएगी, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को यहाँ पे बुलाया गया। चलो नेक्स्ट, 7th शेड्यूल इज कंसर्न विद, 7th शेड्यूल इसमें से किससे जुड़ा हुआ है, ये तो नहीं है, ये तो 8th शेड्यूल है। पार्टीशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अच्छा हो सकता है। जुडिशियल एरिया ऑफ द स्टेट नहीं है। पंचायत, ये भी नहीं है, ये तो 11th हो गया। बचे आपके पास में दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3, क्या करेक्ट आंसर होगा, लगाओ इसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, लेकिन इसका आंसर क्या निकल के आएगा, पूरे 100। 7th वाला जो शेड्यूल है वो आपसे कहता है रेजिडोरी पावर, क्या कहता है, रेजिडोरी पावर कहता है। और इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस हैं वो बेटर होने चाहिए, जिनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो देश है वो एक तरीके से फेडरल सिस्टम के रूप में काम करता है। एंड अगर आपसे कहा जाए कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए एक कमीशन आई थी, है ना, एक तो पुच्ची कमीशन आई थी, उसके ऊपर आ जाता है सवाल, लेकिन एक और कमीशन है जिसके ऊपर मैक्स ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज सरकारिया कमीशन। इंपॉर्टेंट बनेगा, पेपर में सवाल छप चुका है कई बार। अच्छा, पंचायत के लिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ, पंचायत के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, मैं नहीं बता रही, ठीक है। अब मतलब अब ये मुझे बताना पड़े तो फिर इसका मतलब है कि आपने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। और हाँ, कुछ बच्चों के कमेंट आएंगे इस क्लास के बाद में, कुछ जरूर पूछेंगे कि मैम बेसिक कहाँ से पढ़नी है, तो भैया लूसेंट से पढ़ते चलो। वैसे अब इतना टाइम बचा नहीं है, अगर पेपर अक्टूबर में होगा तो जितना पढ़ा रहे हैं उतना रट्टा मार लो, सफिशिएंट है। और हाँ, एक चीज और, ऐसा नहीं है कि थंबनेल के ऊपर यूपीएसआई लिखा है तो दिस इज ओनली फॉर द यूपीएसआई, नॉट सो, क्योंकि आप भी जानते हो
जीएस है यार, सब पेपर में आती है उसमें। लाइक ऐसा नहीं होता कि ये तो इसी में आएगी, ये तो इसी पेपर में आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। दिस विल बी कंसिस्टिंग ऑल द एग्जामिनेशंस। ओके, अगला, What is not taken from the British Constitution? ब्रिटेन के संविधान से इसमें से किस चीज को नहीं लिया गया है? जरा ध्यान से, पार्लियामेंट्री रूल लिया गया है, नागरिकता ली गई है, फंडामेंटल राइट, आहा, यही तो नहीं लिया गया है, क्योंकि ये कहाँ से आएगा, ये यूएसए से आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में नॉट पूछा गया था, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। फंडामेंटल राइट्स अगर आप जाने तो यहाँ पर, हाँ, अरे यार कलर भी चेंज करना पड़ता है, भूल जाते हैं, बड़ी मुसीबत सी है यहाँ पर। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल राइट, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, इसको यूएसए से लिया गया है। दूसरा पॉइंट, इसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के बीच में दिया गया है। चौथा पॉइंट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से था, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, और इसके गार्जियन के रूप में किसको जाना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को गार्जियन के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे कहा जाए फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है या फिर नॉन जस्टिसेबल है, तो दिस इज जस्टिसेबल। फंडामेंटल राइट कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते, यानी कि इनमें कभी भी चेंजेस किए जा सकते हैं। चेंजेस कौन करेगा? पार्लियामेंट यहाँ पे चेंजेस इनके ऊपर कर सकता है। कौन सा आर्टिकल यूज करेगा? आर्टिकल नंबर 368 का इस्तेमाल किया जाएगा। ये मेजर फैक्ट्स। और हाँ, फंडामेंटल राइट अब 6 प्रकार के हैं, पहले 7 हुआ करते थे। अगर आपने इस चीज को रट्टा मार लिया, बाद स्क्रीनशॉट मारेंगे यार, स्टॉप डूइंग दैट। स्क्रीनशॉट कोई काम नहीं आता यार। एग्जाम में जब आप रिवीजन के लिए बैठते हो तो वो पन्ने ही काम आते हैं, ये स्क्रीनशॉट बस धरे रह जाते हैं। तो प्लीज अवॉइड टेकिंग स्क्रीनशॉट्स। कॉपी में पन्नों को भरना शुरू करिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको चीजें याद होंगी नहीं। कह कह के हम थक चुके हैं ये बात। ऑलराइट, चलो अच्छा, अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी, क्या था? कैन नॉट बी नल ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। भाई पहले तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352, फिर आएगा प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल नंबर 356, और फिर आएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। क्या पूछा जा रहा है? कैन नॉट बी नल, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा, मतलब वो आपसे कभी लिया ही नहीं जा सकता। समझ गए ना? अब नल एंड वॉइड आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, कभी भी कोई भी समस्या आए आर्टिकल का इस्तेमाल कर लेना। जैसे कि क्या होता है, सुबह नींद तो खुल नहीं रही होती है ना, एंड स्पेशली जब समय होता है 6:45 AM का, तब और भी ज़्यादा नींद नहीं खुल रही होती। मैम अब क्या करें, नींद तो खुल नहीं रही थी। तो उस टाइम पे घर के अंदर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, दे यूज देयर फंडामेंटल राइट, और वैसे भी उनके पास में राइट ज़्यादा होते हैं अगर आपके राइट से उसको कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो राइट्स का यूज़ करते हैं। तो कभी भी, हमेशा मैंने ये चीज़ कही है, कभी भी अपने फंडामेंटल राइट्स को अपने घर के अंदर यूज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसके बाद में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसका जो कंक्लूजन होगा वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और फिर गलती से भी मेरा नाम मत लेना कि मैम ने ऐसा पढ़ाया था, पहले ही बोल दिया है, ठीक है? पता चला वहां पे मम्मी का कॉल आ रहा है हमारे पास में कि आपने क्या पढ़ा दिया है मेरे बच्चे को, है? प्लीज डोंट ट्राई एट होम। वो आता है ना, कुछ एड्स आते हैं स्टंट वाले, उसमें नीचे लिख के आता है डोंट ट्राई एट होम, बस पहले ही बता दिया डोंट ट्राई एट होम। अगला सवाल, टाउन प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? टाउन प्लानिंग, ओके, अच्छा सवाल है। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा पार्ट नंबर 9 है। समझ गए? अरे भाई, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में ये बात कर रहा है, टाउन प्लानिंग कह रहा है ना। आपने देखा होगा कि टाउन्स की बात जब हम करते हैं तो वो प्लानिंग कमीशन के हिस्सा नहीं होता है, बल्कि वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा होता है, क्योंकि वहां पे देखा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पंचायत के चुनाव होते हैं या जब इलेक्शंस का टाइम आता है तो वहां पे अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया जाता है। तो टाउन प्लानिंग हो या फिर म्यूनिसिपल सिटीज होती हैं, है ना, या मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, तो ये सब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट नंबर 9 है। अगला सवाल, अच्छा पार्ट नंबर 9 किसके लिए? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज नॉट द पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल? नॉट पूछा गया, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या बनेगा? डोगरी, राजस्थानी, सिंधी। एंड देखो, जब हम इसकी बात करेंगे 8th शेड्यूल की, तो टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है? यहाँ पे सिंधी भाषा जो है ये 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई है, इसको भी बाद में जोड़ा गया है, तो ये दोनों तो हैं, तो इनको बाहर करो। क्वेश्चन में तुमसे कहा जा रहा है नॉट द पार्ट ऑफ। अब बची डोगरी और राजस्थानी। देखो ये वाली जो भाषा है ना,
एक्चुअली ये 20 सेकेंड में एडेड नहीं है, इसको ऐड करने की बात बहुत टाइम से बोली जा रही है, बट अभी तक इसको ऐड नहीं किया गया है। इसके साथ में एक और भाषा है जिसको ऐड करने की बात हो रही है, दैट इज कैसनबा वाली भाषा, दैट मीन्स बिहारी लैंग्वेजेस को भी इसके अंदर जोड़ने की बात कही गई है, बट स्टिल इट्स नॉट द पार्ट, यानी कि अभी तक ये इसका हिस्सा नहीं है। ऑलराइट, अगला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, हमारे देश का जो संविधान है वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, वेरी रिजिड है, या फिर यहाँ पे पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारे देश का जो संविधान है वो किसी भी तरीके से मोल्ड किया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट, जब भी जिस तरीके का नीड होती है उस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये बनेगा। अच्छा, कई बार पूछा जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है या फिर वो फेडरल है। अब यूनिटरी और फेडरल का मतलब क्या हो गया, देखो यूनिटरी का मतलब हो गया कि सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में, दैट इज प्रेसिडेंट। फेडरल का मतलब हो गया कि हर स्टेट के पास में पावर है। आपको पता है कि पावर हर स्टेट के पास में होती है, लेकिन जब इमरजेंसी आती है तो सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाती है। तो हमारे देश का जो संविधान है वो कैसा है, क्वासी फेडरल है, यानी कि हमारे देश के संविधान के अंदर आपको ये दोनों ही फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगला सवाल, हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सुनो कायदे से एक बात, पेपर में नीति आयोग के ऊपर जब आजकल सवाल आता है तो पेपर में आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए नीति आयोग जो है वो कौन से मेथड के ऊपर या फिर कौन से प्रोविजन के ऊपर काम करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, नीति आयोग काम करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये किसके द्वारा कहा गया है, तो हमेशा याद रखना, हमारे संविधान को अगर सबसे ज्यादा किसी ने क्रिटिसाइज किया है या सबसे ज्यादा अगर हमारे संविधान के बारे में किसी ने बोला है तो वो ये हैं। और आपको याद है, आई थिंक अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जहाँ पे मैंने बोला था कि एक पूरी तरीके से आप एक हफ्ते के लिए एक प्रोग्राम चलेगा जहाँ पे बताया जाएगा नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो नो योर कॉन्स्टिट्यूशन भी याद रखना, वो भी अभी इंडिया के अंदर कंडक्ट किया गया था। अगला, देयर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ, हमारे संविधान के अंदर इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको पूरी तरीके से फ्री छोड़ा गया है। अभी बोलो कि मैम नागरिक हैं हमारे देश के, और कौन है, और कोई हो ही नहीं सकता मैम। भूलिए मत, मैंने आपको अभी बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट, उनको कभी भी चेंज किया जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी कई बार रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, और ये रिस्ट्रिक्शंस पार्लियामेंट लगाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पेपर के अंदर थोड़ा घुमा फिरा के सवाल बन जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो वहां पे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिएगा। इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बता रही हूँ, वरना मैं भी क्वेश्चन आंसर करा देती, कहानी खत्म थी। हाँ जी, इसका आंसर क्या है, जुडिशरी। हमारे यहाँ पे बोला जाता है, डीपीएसपी के अंदर आपको एक आर्टिकल भी मिलता है, कमेंट बॉक्स में लिखना जरा कौन सा आर्टिकल है। उसमें कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है और साथ में मीडिया है, ये चार हमारे क्या है, डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, ठीक है। बोला जाता है कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है, ये तीनों के तीनों अलग अलग डिवाइडेड हैं, और हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी कि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। अब रियलिटी क्या है उसके ऊपर प्लीज बहस मत करना कमेंट बॉक्स के अंदर, बस बता दिया कि ऐसा है तो मान लेना ऐसा है, ठीक है। नहीं मैम ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आप देख रही हैं आजकल सीजीआई का जब अपॉइंटमेंट होता है तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं, आई नो वो बोलती हैं, उनको आप उनका काम करने दीजिए, बट आप यहाँ पे इसके ऊपर फोकस करिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एंजॉयज द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे आपको फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलता है। क्यूबा, याद है कुछ दिन पहले पढ़ाया था, क्यूबा के अंदर 2 साल के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जा रहा है, एंड सबसे पहला देश बन गया है जहां पे ऐसा हो रहा है। करंट को जोड़ना चालू करो, अभी से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसका आंसर क्या बनेगा, यूएसए। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ सिस्टम होता है। यूएसए के अंदर टोटल आपको 50 स्टेट देखने को मिलते हैं, जिसमें से अलास्का सबसे बड़ा स्टेट है। सेकेंडली, अगर वहां पे कोई भी स्टेट चाहता है कि उसको अलग कर दिया जाए, वो अगर अलग होना चाहता है, सिसीड होना चाहता है, तो उसके पास में पूरा राइट होता है। इसीलिए बोला जाता है कि यूएसए के अंदर फेडरल सिस्टम काम करता है। इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबॉर्डिनेट टू, इंडियन पॉलिटी के अंदर जो एग्जीक्यूटिव होता है वो किसका सबॉर्डिनेट होता है, तो वो लेजिस्लेचर का सबॉर्डिनेट होता है, ठीक है। सबॉर्डिनेट का मतलब हो गया
कि किसी चीज के साथ में जुड़ा हुआ है, मतलब अगर वो काम करेगा तो ही आगे कोई काम बढ़ेगा। ठीक है, अगला, हाउ मेनी आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पर नए वाले फिगर्स दिए हुए हैं, आजकल नए वाले फिगर्स आपसे पूछे जाते हैं, बट अगर आपसे कहा जाए कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तब तो आप ये आंसर करोगे, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में पूछा जाएगा तो आप 448 मार्क करके आओगे। ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, द इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल है ये, तो ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ब्रिटेन के अंदर होता है। अगला, द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रोविजन ऑफ, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो है वो इसमें से कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर काम करती है। यहाँ पे अगर आप देखें पावर का सेपरेशन तो होता है लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो प्रेसिडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप यूएसए की बात करो, है ना, अब यूएसए के अंदर आपको पता है जो बाइडेन अंकल बैठे हुए हैं, ओके, लेकिन उसके अलावा वहाँ का जो सीनेट है या फिर वहाँ के जो हाउस है या कांग्रेस जो है वहाँ की, वो हमेशा चीज़ों को रेगुलेट करती है, बट फाइनल डिसीजन जो होता है वो किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पावर का सेपरेशन नहीं होगा, पावर का सेपरेशन तब भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेपरेशन ऑफ द पावर। नेक्स्ट देखिए, द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। देखो ये सवाल पूछा भी गया था, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे, वहां पे ये सवाल पूछा भी गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने बोला है, इब्राहिम लिंकन के द्वारा ये बोला गया है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद द इंडिया, इसमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो भारत के अंदर जारी किया जाता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा व्हाइट पेपर। जैसे कि हमारे यहाँ पे गैजेट आते ना, इसमें देखा होगा आपने बहुत सारे प्रोविजंस लिखे होते हैं, बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, सरकार की नीतियां लिखी होती हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये जो प्रोविजन है ये हमारे देश के अंदर है। येलो पेपर कौन रिलीज करता है, बुक नहीं पूछी है, पेपर पूछा है, आंसर सही से करना, गलत मत करना। चलो अच्छा बता दे, वरना पता नहीं अगली बार मुझे बताने का मौका मिले ना मिले, है ना। अब गाना मत गाने लगना, हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। इट्स इंटरपोल। ठीक है, इंटरपोल जो है वो येलो पेपर जारी करता है। देखो ये सब चीजें आपको तभी आएंगी जब आप करंट अफेयर्स के क्लास में आओगे। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, बट जब आपको प्रॉपर एनालिसिस मिलती है करंट अफेयर्स की, उस टाइम पे आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। हाँ, थोड़ा सा स्पीडली हमें चलना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि समय हमारे पास में 1 घंटे का ही होता है। 1 घंटे में आई ट्राई टू प्रोवाइड मैक्स एंड द मैक्स। तो भाई नहीं, मैक्स ब्रांड की बात नहीं कर रहे, मैक्स का मतलब है मैक्सिमम थिंग्स। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का बेसिक फीचर क्या होता है, सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। मैंने अभी बोला ना कि प्रेसिडेंट जो होता है उसी के पास में ज्यादा राइट होती है, तो सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट पोजेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। जो यूनिटरी टाइप ऑफ द गवर्नमेंट होती है उसके पास में यहाँ पे कौन सा वाला राइट होता है, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग स्टेट होती है। हमेशा याद रखिएगा, फेडरलिज्म जो है या फेडरल मॉडल जो है वो ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर्स को डिवाइड करेगा स्टेट के साथ में, और इसी को बोला जाता है फेडरल सिस्टम। ये फेडरल सिस्टम हमारे देश के अंदर एग्जिस्ट करता है, एंड यू शुड नो कि हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टेट होती है। ठीक है, चलिए अगला, द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे एसेंशियल फीचर क्या होता है जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें या जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या है। देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं है, हमारे देश का रिटन है और सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, फाइन, बट हर कंट्री का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हर बार जरूरी नहीं है कि आप पीएम से पूछने जाएंगे, हर बार जरूरी नहीं है आप प्रेसिडेंट से पूछोगे, हर बार जरूरी नहीं है आप गवर्नर से पूछोगे। चलो पूछ भी लिया तो जरूरी थोड़ी ना वो तुमको आंसर दे दें। ठीक है, अगला सुनिएगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, हमारे यहाँ पे जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होती है, बिल्कुल सही बात है, बट फिर भी आप जानते हैं कि एक पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट अब नहीं है। तो आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि स्पेशल फीचर कौन सा होगा, तो पार्लियामेंट के पास में सोवरेनिटी होती है, पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ अल्फाजों में, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट किसी भी चीज को चेंज तो कर सकती है, बट द पॉइंट इज पार्लियामेंट के पास में राइट है टू चेंज एनीथिंग, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बदला नहीं जा सकता। एंड बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज प्रीएम्बल। क्या है, प्रस्तावना, जिसे हम कहते हैं प्रीएम्बल। ठीक है,
तो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी हैं। अब इसके बाद में हमारा सेकंड चैप्टर आएगा जहाँ पे आपको नागरिकता के साथ में कुछ और सवाल भी मिलेंगे और इसी तरीके से फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, जितने मेन टॉपिक हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो आपके लिए कवर कर दिए जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। हाउ वाज द सेशन कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा एंड डू लाइक एंड शेयर द सेशन। इसके अलावा 15 सितंबर आ चुकी है, नया बैच स्टार्ट हो चुका है, पेड बैच है। अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आपके सामने ये एजुकेटर्स तो हैं, दीज आर द टॉप एजुकेटर्स, बट इसके साथ में आपको जितने और भी एजुकेटर्स हैं लाइक मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, ये आपको सारे के सारे एजुकेटर्स एक ही बैच के अंदर मिल जाएंगे। सेकेंडली ये ध्यान रखिएगा जब आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको रेज योर हैंड वाला ऑप्शन भी मिलता है, हाथ उठाओ सवाल पूछो, ठीक है। आप अपने किसी भी फेवरेट एजुकेटर से अपना सवाल पूछ सकते हैं। सेकेंडली जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे जो कोड यूज होगा दैट विल बी कृति10, ठीक है। एंड ये ध्यान रखना अब आप यहाँ पे इनमें से किसी भी ऑप्शन के साथ में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एसएससी का जो बैच अवेल किया वो 6 मंथ के लिए अवेल किया तो आपको 2 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। मान लीजिए कि आपने एसएससी का जो बैच है वो 2 साल के लिए लिया तो आपको 1 साल का एक्स्ट्रा बैच मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपका प्रोविजन है और यहाँ पर आपका हर संडे को टेस्ट होता है दोपहर में 12 बजे। और अगर कोई यहाँ पे EMI के थ्रू बैचेस को ज्वाइन करना चाहता है तो ये भी प्रोविजन आपके लिए है। कोड बस याद रखिएगा, यहाँ पे आपको कोड मेंशन करना पड़ेगा कृति10 एंड आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बैच को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से 6:45 AM पे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को याद करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय एंड टेक केयर।